डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति में आपका स्वागत है। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में आपको कुछ बताया था। अब आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में आगे आपको बताते हैं। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में आप देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 बराबर जो है A1 प्लस IB1 है और एक Z2 बराबर जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई A2 प्लस IB2 है। तो अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योग कहें मतलब कि Z1 प्लस Z2 तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई A1 प्लस IB1 एक ब्रैकेट में और प्लस A2 प्लस IB2। ठीक है, पहले बच्चों हमने आपको बताया था कि कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस IB के रूप की होती है जहां पर a होता है जो वो रियल पार्ट होता है और जो b होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। ठीक है, तो B1 प्लस B2 मतलब कि Z1 प्लस Z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का योग आप क्या है इस प्रकार से करेंगे, जहां पर अगर आप इस चीज को मेंशन करेंगे क्या कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 मतलब कि Z1 और Z2 का वास्तविक भाग क्या होगा भाई, तो A1 और प्लस A2 और इसको आप क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 और प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी प्रकार से अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 काल्पनिक भाग Z1 और Z2 के योग का काल्पनिक भाग करेंगे तो क्या होगा भाई B1 प्लस B2 या इसी को लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं की योग का गुणधर्म। हमने अभी आपको बताया कि आप सम्मिश्र संख्या का योग कैसे करेंगे, तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या के योग का गुणधर्म क्या क्या होता है। तो पहला है समवर्ग का नियम। समवर्ग का नियम क्या कहता है भाई कि यदि Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो अगर आप उनका योग करेंगे तो जो उनके योग से सम्मिश्र संख्या जो संख्या आएगी वो भी कैसी संख्या होगी भाई, सम्मिश्र संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या। मतलब यदि Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं तो उनका योग भी क्या होगा, सम्मिश्र संख्या होगा। ये आपका समवर्ग का नियम है। क्रम विनिमय का नियम, आप मान लीजिए कि Z1 और Z2 आपकी कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो क्रम विनिमय के नियमानुसार कि क्रम बदलने पर उनके योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 के सम्मिश्र संख्याओं का क्रम बदल देंगे तो उनके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। साहचर्य का नियम, आप मान लीजिए कि Z1, Z2 और Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तो आप इनको जो है साहचर्य के नियमानुसार क्या कहा गया भाई कि पहले दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़िए और फिर तीसरे सम्मिश्र संख्याओं को जोड़िए, जो रिजल्ट आए आप उस चीज को जो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई कि पहले दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़कर फिर तीसरे को जोड़िए या अंतिम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़कर फिर पहले को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। ये साहचर्य का नियम था। अगला है आपका योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब है, हमने आपको बताया था कि भाई किसी सिस्टम की ऐसी इकाई जिसमें अगर उसको रखा जाए तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव न पड़े। आप मान लीजिए कि Z आपका एक क्या है, Z आपका एक सम्मिश्र संख्या है और जीरो भी एक सम्मिश्र संख्या है। इसको हम लोग 0 प्लस 0 इंटू आई के रूप में लिख सकते हैं भाई। तो इस तरीके से आप देखो Z प्लस 0 बराबर 0 प्लस Z बराबर Z। ठीक है, तो इस दशा में योज्य का तत्समक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, योज्य का तत्समक का अवयव क्या होगा भाई, 0 होगा। फिर अगला आपका योज्य प्रतिलोम अथवा योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो प्रतिलोम कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सम्मिश्र संख्या हम रखेंगे
जिसमें यदि उसका योग करे तो उस सिस्टम का इकाई सदिश आ जाए अर्थात 0 आ जाए। मतलब यदि z हमारा कोई समिश्र संख्या है और उसमें हम लोग जो है -z ऐड कर दे, या इसी चीज को हम लोग जो है -z कोई आपका समिश्र संख्या उसमें z रख दे, तो उनका योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि z का योज्य प्रतिलोम, z का योज्य प्रतिलोम क्या होगा भाई? -z होगा। और जस्ट इसी का विपरीत भी होगा कि -z का योज्य प्रतिलोम z। आइए अगला टॉपिक देखिए आपका है समिश्र संख्याओं की समानता। आपको कैसे ज्ञात करेंगे कि दो समिश्र संख्याएं समान है? तो मान लीजिए आपके पास जो z1 बराबर a1 प्लस ib1 एक समिश्र संख्या है और एक दूसरी समिश्र संख्या है z2 बराबर a2 प्लस ib2, और हमसे कहा गया है कि z1 बराबर है किसके भाई? z2 के। तो अगर z1 बराबर z2 के है तो इसका मतलब a1 प्लस ib1 बराबर है a2 प्लस ib2 के। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वास्तविक भाग रहता है वो वास्तविक भाग के बराबर होता है और जो काल्पनिक भाग होता है वो काल्पनिक भाग के बराबर होता है। इसका मतलब जो a1 होगा वो a2 के बराबर होगा और जो b1 होगा वो b2 के बराबर होगा। अर्थात रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ b1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ b2 के। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि यदि दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर है तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होगा और उनका काल्पनिक भाग के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए आप नोट पॉइंट में इस चीज को लिख सकते हैं कि z1 बराबर z2, मतलब अगर दो समिश्र संख्याएं बराबर है तो रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ z2, मतलब z1 का वास्तविक भाग z2 के वास्तविक भाग के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, मतलब z1 का काल्पनिक भाग z2 के काल्पनिक भाग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आइए अगला देखिए आपका है समिश्र संख्याओं का गुणन, मतलब दो या दो से अधिक समिश्र संख्याओं का गुणन आप कैसे करेंगे? देखिए आप मान लीजिए आपके पास z1 बराबर कोई समिश्र संख्या a1 प्लस ib1 है और z2 बराबर कोई समिश्र संख्या a2 प्लस ib2 है। तो अगर हम कहें कि z1 और z2 आपको परिभाषित करना है, दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल, तो भाई क्या लिखेंगे? a1 प्लस ib1 एक ब्रैकेट में a2 प्लस ib2 एक ब्रैकेट में। अब अगर इसको गुणा के नियम से लिखेंगे भाई तो a1 ब्रैकेट में a2 प्लस ib2 प्लस ib1 इन ब्रैकेट a2 प्लस ib2। चलिए गुणा कीजिए इनका, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? a1 इंटू a2 और इसका गुणा करेंगे तो a1 b2 और आगे i, ठीक है, और प्लस i b1 a2 प्लस i स्क्वायर b1 इंटू b2। आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो आप क्या लिखेंगे? a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2 प्लस i, यहाँ से अगर आप कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा भाई? a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1 होती है। तो आप देखो z1 और z2 दो समिश्र संख्याएं थी, इनके गुणनफल को आप क्या किए? इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसी चीज को देखो आप कैसे लिख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कौन है भाई? a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 को क्या लिखेंगे भाई? a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, मतलब दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2 के, और काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 a1 b2 प्लस a2 b1 के।
आइए देखते हैं अगला टॉपिक है दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के गुणधर्म क्या हो सकते हैं। तो पहला इसमें आपका संवरक का नियम। संवरक का नियम भाई, यदि Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा Z1 × Z2 और इससे जो भी संख्या प्राप्त होगी वो भी कैसी संख्या होगी भाई, सम्मिश्र संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी। मतलब Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो जो उनके गुणनफल से जो भी संख्या आएगी वो एक सम्मिश्र संख्या होगी। फिर आपका दूसरा प्रॉपर्टी क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम है कि Z1 और Z2 यदि कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो Z1 में Z2 का गुणा करिए या फिर Z2 में Z1 का गुणा करिए, जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आपका क्रम विनिमय का नियम है। तीसरा आपका है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहता है कि यदि Z1, Z2 और Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तो पहले दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करके तीसरे सम्मिश्र संख्या का फिर गुणा कीजिए या फिर अंतिम दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करके फिर पहले वाले के सम्मिश्र संख्या से गुणा कीजिए, जो परिणामी आएगा वो बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि Z1 × Z2 मतलब पहले Z1 और Z2 का गुणा किया गया फिर Z3 के साथ किया गया, और इसमें देखिए Z2 और Z3 का किया गया फिर Z1 के साथ किया गया, जो परिणामी आएगा वो समान होगा। ठीक है, फिर गुणात्मक का तत्समक। गुणात्मक का तत्समक के लिए देखिए आप क्या लिखेंगे भाई, गुणा के केस में इकाई आपकी होती है 1। तो आप मान लीजिए कि Z आपका कोई एक सम्मिश्र संख्या है, Z आपका कोई एक सम्मिश्र संख्या है और इसमें एक को हम लोग लिख सकते हैं 0 या एक को लिख सकते हैं 1 + 0 × I। तो देखिए ये आपका क्या है, सम्मिश्र संख्या के रूप में है। तो गुणा तत्समक, तत्समक मतलब ऐसी कोई वैल्यू जिसका हम उस सिस्टम पर अप्लाई करें तो मान के कोई भी प्रभाव न पड़े। तो गुणा के केस में आप देखिए Z1 × 1 = 1 × Z1 = Z के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुणात्मक तत्समक अवयव कौन है, 1 है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक अवयव कौन है, 1 है। फिर इसके बाद आपका जो है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है कि आप ऐसे दो सम्मिश्र संख्या लीजिए जिनका आपस में गुणा करें तो उस सिस्टम का इकाई सदिश आ जाए। तो आप मान लीजिए कि यदि Z1 = a + ib है और Z2 = x + iy है, तो यदि Z1 का प्रतिलोम, यदि Z1 का प्रतिलोम Z2 हो या Z2 है तो आपको क्या मिलेगा भाई कि Z1 × Z2 बराबर कितने के होगा, 1 के होगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम के लिए होगा। और इस दशा में आप क्या लिखेंगे कि जो Z1 का प्रतिलोम होता है, Z1 का प्रतिलोम उसे हम लोग जो है Z इनवर्स या फिर 1/Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कि Z1 का प्रतिलोम कहेंगे तो 1/Z1 का इनवर्स या 1/Z1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए हम देखिए निकालते हैं, प्रतिलोम निकाल के आप कैसे प्रतिलोम निकालेंगे। तो Z1 × Z2 बराबर है 1 के। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो Z1 दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणा कर दीजिए तो a + ib एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + iy और 1 को लिख सकते हो 1 × 0 × i, 1 + 0 × i। गुणा कर देंगे तो देखो आपको मिलेगा ax + iay और उसके बाद +ibx और माइनस में गुणा करेंगे तो by = 1 + 0 × i के। तो यहाँ से देखिए ax - by प्लस iay प्लस i, यहाँ से i कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ay और प्लस bx बराबर 1 + 0 × i के। कंपेयर करेंगे तो ax - by बराबर 1 के होगा और ay प्लस bx बराबर कितने के होगा, 0 के। क्योंकि जब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं तो वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के बराबर होता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ax माइनस by बराबर 1 के ay प्लस bx बराबर 0 के जब आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y बराबर मिलेगा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो z का या z1 का प्रतिलोम Z1 इनवर्स मतलब कि Z1 का जो प्रतिलोम था भाई वही था Z1 का प्रतिलोम, या इसी को 1/Z1 और यही किसके बराबर था Z2 के। अब Z2 बराबर x प्लस i y ये था, तो x और y की वैल्यू a और b के टर्म में लिख देंगे तो हम लोग को उसका गुणात्मक प्रतिलोम पता चल जाएगा। और जब हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या है? यदि Z1 Z2 और Z3, यदि Z1 Z2 और Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तो यदि Z1 का गुणा Z2 प्लस Z3 में करेंगे तो इनको ये जिस क्रम से आएंगे आप उसे उसी क्रम से गुणा करके लिखेंगे तो इसे कहेंगे बाह्य वितरण का नियम। और अगर ये मान लीजिए बैक साइड से आ रही है तो इनको बैक साइड से गुणा करके लिखेंगे Z1 * Z3 Z2 * Z3, तो इसे कहेंगे दाह्य वितरण का नियम। प्यारे बच्चों, अभी इसके बाद सम्मिश्र संख्या का भाजन है, कोई संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इन सब चीजों के बारे में पढ़िएगा। इसके आगे आप जो है नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे।